खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान के अंदर किसी तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ने के साथ साथ विकास की जिस तस्वीर को गढ़ने की कोशिश की जा रही है, उस तस्वीर को बिना राहत के रंगीन नहीं किया जा सकता। और ये राहत केंद्र से प्रदेश में होती हुई उद्योगों की खोती चमक को फिर से रोशन कर सकती है। और यही वजह कि बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र को बोल रहे हैं कि राहत पैकेज दिया जाए, उद्योगों को राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। वहीं उद्योगपतियों की अपनी मांग है, सुझाव है जैसे कि बिजली बिल को माफ करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में अगर राहत पैकेज नहीं दिया गया तो फिर वेतन देना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल यह है कि राजस्थान में पहले ही कहा जा चुका है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लगातार केंद्र से सहायता मांगी जा रही है, बावजूद इसकी सहायता नहीं दी जा रही। तो सवाल यही कि उद्योग जो आसरा मांग रहे हैं, वो आसरा किस तरीके से, किस रूप में और किसके जरिए दिया जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर। बिग फाइट में आज बहस इस मुद्दे पर कि जान भी और जहान भी। ये लॉकडाउन 2 के दौरान कहा गया था, जान बचाने में राजस्थान सबसे आगे, लेकिन जिन उद्योगों के जरिए जान को बचाया जाएगा उसके लिए क्या किया जाएगा। और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक राम नारायण मीणा जी, बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि जी, अजमेर लघु उद्योग संघ के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोयल जी और ऑल राजस्थान दुकानदार संघ के अध्यक्ष किशोर कुमार टांक जी। सबसे पहले राम नारायण जी, आपसे मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि सर राजस्थान का उद्योग तो सरकार की तरफ देख रहा है। यहां सरकार से मतलब राजस्थान सरकार है और राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की तरफ देख रही है, तो उद्योग किसकी तरफ देखे ये बताइए सर। देखिए विजेंद्र जी, ये हमारा संघीय ढांचा है और राजस्थान एक स्टेट है भारत में जी। जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं तो जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो क्या कर रही है, कोविड-19 के मामले में, कोरोना महामारी के मामले में उन्होंने क्या किया। हमने एक लीडर से बात की इसलिए कि वो मोदी जी से बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत परेशान हैं कि राजस्थान के उद्योगों को कैसे चलाया जाए। किसानों का जो उपज नहीं खरीदी जा रही है, भारत सरकार ने घोषणा कर दी हम 6 जिनसों को खरीदेंगे और सस्ते में हो रहा है। भारत सरकार की तरफ से आंकड़े नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लिखा पत्र कि 50% उपज का खरीदा जाए, लेकिन भारतीय खाद्य निगम जानबूझ के कम खरीदा है ताकि मिल मालिकों को, आटा मालिकों को, दाल मालिकों को मिले। यह स्थिति उद्योगों की है। आज उद्योगों को चलाने के लिए भारत सरकार का एक सिस्टम है निजीकरण का। यदि राजस्थान सरकार बिजली बोर्ड को, निगम को सहायता नहीं देगी तो उसका कर्मचारियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। वो निजीकरण की तरफ ले जाएंगे तो उसको प्राइवेटाइजेशन किया जाए। हमारा देश समाजवादी देश है। भारत सरकार को चाहिए कि मन की बात करने के बजाय थोड़ा खजाना खोले, क्योंकि खजाना भारत का नहीं है, वह हमारा है, हमारे देश का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पार्टी विशेष के नहीं है, पार्टी के नाम पे जीते हैं जी, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री। अशोक गहलोत किसी पार्टी के नाम पे जीते हैं, वो हमारे लीडर हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। तालमेल नहीं बिठाया जा रहा है। भारत सरकार ने जितना नुकसान करना था कर दिया। एक किट्स बेच दिए, आपका क्या क्या कर दिया, करप्शन में समझ में आ नहीं रहा। जब संस्कारित लोग दिल्ली में सर, एक बार मैं चर्चा में सबको शामिल कर लूं। अभिनेश महर्षि जी, आरोप बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस नारे को याद कीजिए जो लॉकडाउन 2 के दौरान दिया गया, जान भी और जहान भी। जान बचाने में राजस्थान नंबर 1 है, 52% रिकवरी रेट है, लेकिन जहान यानी कि उद्योगों को बचाने के लिए जो मदद केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही। सर ऐसा क्यों? देखिए विजेंद्र जी, ये बिल्कुल असत्य बात कह रहे हैं रामनारायण जी। केंद्र सरकार ने जितना मदद देने की बात कही थी
उस मदद से ज्यादा केंद्र सरकार ने दी है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बार बार रोना रोते हैं, बार बार केंद्र के ऊपर, केंद्र के पाले में बोल डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे यहां पर जिस तरह की चिंता है, वो कभी तो ये कहते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी बाहर लोग बाग बैठे हुए हैं उनको लाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं मोदी जी, और उसके बाद में जब मोदी जी ने ये कह दिया कि हमारी तरफ से इजाजत है, तो वो वहां पर सीमा को सील कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं रामनारायण जी, जो बात आप कह रहे हैं उस बात को समझो कि किसी पार्टी का चुनाव लड़ने तक होता है, लेकिन उसके बाद में मोदी जी ने जिस तरह से सब लोगों से बात करके, सब लोगों को साथ लेकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार सियासत कर रहे हैं। वो ये अच्छा, अभिनेश महर्षि जी, राजस्थान के अभिनेश महर्षि जी, उद्योगपतियों को ये कहा, अभिनेश महर्षि जी, सर ये बताइए, उद्योगों को बचाने के लिए राजस्थान में एक बार फिर से उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक कौन कौन से कदम उठाए? राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के उद्योगों को बचाने के लिए अभी तक क्या किया है? राजस्थान के उद्योग, जब यहां पर श्रमिक फंसा हुआ था, उन श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं दी। वो अभी भी मीटिंग कर रहे हैं, उन लोगों उद्योगपतियों के साथ अभी भी वो मीटिंग कर रहे हैं ताकि किस तरीके से उद्योगों को आगे बढ़ाया जा सके, क्या जरूरत है उनको सुना जा रहा है। तो आज राधेश्याम चोयल जी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन राधेश्याम चोयल जी, सर बताइए कि उद्योग धंधों को किन चीजों की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ रहा है, उद्योग धंधे पनप नहीं पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, एक वक्त तो आएगा तब उनको खोलना पड़ेगा। जरूरत क्या, सरकार की तरफ किन उम्मीदों के साथ और किन मांगों के साथ देखा जा रहा है? जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, हमारे लिए तो हम तो दोनों को ही अनुनय विनय कर सकते हैं, और पिछले काफ़ी लंबे समय से राज्य स्तरीय एसोसिएशन से और राष्ट्रीय स्तरीय एसोसिएशन से हम ये मांग उठाते आए हैं, और हर जगह से हमको आश्वासन मिला है कि इस पे जल्दी ही कोई पैकेज आएगा, लेकिन अभी तक कोई भी पैकेज हमको मिला नहीं है। और आज आप देखिए कि संकट की घड़ी में हर कोई अपना हित बात करता है, श्रमिक अपनी करेंगे, किसान अपनी करेंगे, सभी लोग अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन अगर उद्योगों का आज ध्यान नहीं रखा गया तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और जिनका रोजगार आज बचाने की बात की जा रही है कि इनको आज वेज एंड सैलरी पेमेंट करके हम किसी तरीके से इसको रोक लें, तो ये वही होगा कि जिस तरीके से सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को अगर एक बार में काट दिया जाएगा तो उद्योग कहाँ जाएंगे। अभी तक कोई स्पष्ट आदेश इस पे बना नहीं है। हालांकि अब पेमेंट के दिन सामने आ गए हैं, आज 7 तारीख है, 10 तारीख को पेमेंट देनी है, तो इस पर भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई स्पष्टीकरण या कोई इस पे आया नहीं है। अब अगर ब्याज भी देना है, बिजली का बिल भी चुकाना है, बाकी सारे खर्चे भी करने हैं, तनख्वाहें भी देनी है, तो आप मान के चलिए कि अधिकांश उद्योगों में ताले लगने वाले हैं। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। किशोर कुमार टांक जी, सर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का जिक्र किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगों का जिक्र किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई के जरिए जो आम जनता तक पहुंचता है वो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। राजस्थान में एक मोटा आंकड़ा हो सकता है 40-50 लाख ऐसे हों जो हर एक जो मजदूर या कहें कि जो एक छोटा दुकानदार है उससे 100-50 लोग जुड़े होते हैं। सर उनको बचाने के लिए कुछ किया जा रहा है? जैसा अभी आपने टीवी पे देखा, बीजेपी वाले कांग्रेस को जो है आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस वाले बीजेपी लगा रहे हैं। हम तो दोनों से ही परेशान हैं। हमारे को आज तक समझ में नहीं आया कि आज इस जब ये कोरोना संकट चल रहा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, व्यापार नीति होनी चाहिए। सारा देश इसमें परेशान हो रहा है और ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। असल में इन लोगों की जो नीयत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम लोग इनकी नीयत पे ही हमें शक होने लगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री सियासत कर रहे हैं। आज आप ये देखिए, आप या तो बोल लो या मैं बोल लूं। ठीक है सर, आपका टाइम तो मैं बोला नहीं था। ठीक है, ये दोनों जने ने इतना परेशान कर रखा है व्यापारियों को कि इसका हमें आज तक कोई तोड़ समझ में नहीं आया कि इन लोगों को कैसे। स्थिति में बताइए क्या हो सकता है। आप मेरी बात सुनिए, जब हम जीएसटी देते हैं तो इनका झगड़ा नहीं हो, इन दोनों को आधा आधा पैसा देते हैं। उस एक एक ग्राहक को जो बिल देते हैं उस बिल के नीचे लिखा आता है कि 50% किनका मोदी सरकार का, 50% किनका अशोक गहलोत जी का, दोनों को बराबर का पैसा दे रहे हैं। उसके बाद में हमारी ये हालत है। इन्होंने इतना परेशान किया हुआ है। आज की तारीख के अंदर हम दुकानदारों के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि
हमारी जो है अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ये हो गई, दुकानें खोल दो, ये खोल दो। हमने इनको यही कहा कि आप या तो ये कह दो कि दुकानदार तुम आत्महत्या कर लो, उसके लिए अगर है तो आप तैयार हो जाओ, नहीं तो आप ये तो कम से कम करो कि दुकानें खोलने से पहले हमारे को हमारे सुरक्षा के लिए कोई उपकरण तो दो। आप हमें समझाओ तो सही कि भाई आप दुकान के अंदर किसी कस्टमर को लोगे तो आपको जो है उसका टेम्परेचर के लिए हम आपको टेम्परेचर गन दे रहे हैं, हम आपको मास्क देंगे, आपको जो है ग्लव्स देंगे, पीपी किट होगी। आज के 10 दिन पहले जो हम कह रहे थे कि अगर आपने गैस सप्लायर वाले को पीपी किट नहीं दी तो वो संक्रमण फैलाएगा, 10 जगह जाके गैस लगाता है और उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके अलावा हमने सब्जी वालों के लिए कहा, हमने किराने वालों के लिए कहा, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं है। और आपने अखबारों में देखा होगा पिछले 10 दिन में जो जो चीज़ें मैंने कही है वो सारी चीज़ें हुई है। दुकानदार मर जाता है, उसके मरने के बाद में ये 1 पैसा उसको मुआवजा नहीं देते हैं और ये और कहते हैं कि दुकानदार तू जब मरा था वो आखिरी बिल कौन सा काटा तूने, कि साहब ये 10,000 का बिल, इस आखिरी बिल के अंदर का 500 रुपया तुम केंद्र को दो और 500 रुपया तुम राज्य सरकार को दो और तुम्हारे घर वालों को बोलो कि डेड बॉडी उठा के ले जाए और शमशान में जला दे। ये इन्होंने इन दुकानदारों की और हम लोगों की हालत कर रखी है। जी सर, ये तो हालत हो गई, लेकिन आज प्रोग्राम इस बात को लेकर है कि सुधारा कैसे जाए, क्या कुछ सहूलियत चाहिए? अगर उद्योग धंधों को शुरू करना है, छोटी दुकानों को शुरू करना है तो चाहिए क्या? हमको सबसे पहले तो सुरक्षा चाहिए, उसके अलावा कोई आर्थिक पैकेज हमारे को दिया जाए। इसके अलावा इनको चाहिए कि बैंकों को बोले कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जिनके इनके पास जिन्होंने आज जो प्रॉपर्टीज़ रख रखी है बैंकों ने, किसी ने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी रखे, किसी व्यापारी को या किसी उद्योगपति को, किसी फैक्ट्री वाले को 1 करोड़ का लोन दे रखा है जी। और तुमने 5 करोड़ का माल दबा के अगले को 1 करोड़ दिया है, तुम उसको 2 करोड़ रुपए दो, 2.5 करोड़ रुपए दो, तुम उसको तो कम से कम इतना पैसा तो दे सकते हो ना, तुम्हारा पैसा तो सेफ है। उसको ये देंगे नहीं, लेकिन ऐसे जनों को दे देंगे जो पैसा लेके देश से भाग जाए। आज की तारीख में अगर इस व्यापार जगत को बचाना है, आज ये कह रहे हैं हमारे पास में किराया देने की, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, 40 दिन के अंदर ही आपकी जान निकल गई। आज पिछले 60 सालों से हम पैसा दे रहे हैं, आपकी तनख्वाहें बढ़ रही है, सरकार चल रही है, गाड़ियां दौड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। 40 दिन से बाजार बंद है और आपको टैक्स नहीं आया तो आपकी सांस फूल गई और आपने कह दिया हमारे पास देने को है ही नहीं है। और आज जब हम मांग रहे हैं कि साहब आप हमारे को दो, तो 40 साल से जो हमने 60 साल से हमने जो लाखों करोड़ों खरबों रुपया कमा के दिया वो तो हो गया बेकार, वो तो हमारे पास है ही नहीं साहब। उसका तो आप हमें कुछ दोगे नहीं, किसी को गैस दे दिया, किसी को आपने चावल बांट दिए, किसी को गेहूं बांट दिया और कुछ नहीं तो ऊपर से दाल 2 किलो फ्री दे दी। व्यापारियों को आपने आधा किलो दाल भी नहीं दी। तो आप कम से कम व्यापारियों की सोचो, ताकत दिखानी होगी आप लोगों को, तो आप हमारी दुकानें बंद करवाओगे और देश में कहोगे देखो साहब सारा बाजार बंद हो गया, दुकानदारों दुकानें सारी बंद कर दो। और जो दुकानें बंद होगी उनके जो कर्मचारियों का जो तनख्वाह होगी वो हम देंगे और बंद दुकानों की फोटो छपा के ये ताकत दिखा देंगे अपनी। ये दुकानदारों को इन्होंने पता नहीं क्या। रामनारायण मीणा जी सर बखूबी समझ चुके होंगे कि क्या कुछ करना है क्या नहीं करना और दर्द क्या है। इस दर्द का कोई मरहम है? हाँ जी, देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल ये विजेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं। और यदि देश में एक रूप कानून की बात हमने की है, लॉकडाउन किया, पूरे देश में एक साथ चलाया जी। आज सेंट्रल भारत सरकार को चाहिए इनकी बात को माने, बैंक उन लोगों को कर्ज दे जो लेके कभी नहीं भगे, कभी डिफॉल्टर नहीं रहे। आज परिस्थितियां अलग है, इनको देना चाहिए। इसलिए मैं इसीलिए अर्ज कर रहा था कि सेंटर की टीम स्टेट्स में आई, जब कोई सहयोग नहीं किया और अविनेश जी आरोप नहीं लगाए। अविनेश जी मुझसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी के आप नज़दीक रहे, आप उनकी कार्यशैली जानते हो और सबसे बड़े प्रशंसकों में रहे। मैं मोदी जी को नहीं जानता, लेकिन मोदी जी को मन की बात तो कर रहे हैं कि व्यापारी की सुनिए, किसान की सुनिए, इनको पैकेज दीजिए। इसलिए मेरा अर्ज करना इतना साफ है कि देश को बचाना है, कोरोना से हमें हराना है। जब 300 हमारे मरीज थे तब लॉकडाउन मोदी जी की सरकार ने किया, मतलब हमारी सरकार केंद्र सरकार ने किया, स्टेट से माना। अब केंद्र सरकार स्पष्ट गाइडलाइंस क्यों नहीं दे रही है व्यापारियों के लिए? आज मजदूर रेलवे बंद कर दी और स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं आप भेजिए, तो फिर आप क्या कर रहे हो? इसलिए मेरा तो अर्ज करना यह है, इनकी बात बिल्कुल सत्य है, केंद्र सरकार को इंटरवेन नहीं करना चाहिए, भाषण देने के बजाय कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। वो जो खर्च करेगी वो हमारा भी है। अविनेश महर्षि जी सर जवाब दीजिए और इस जवाब के साथ ये भी बताइए, क्योंकि आप राजनीति तो करते हैं लेकिन यकीनन किसी ना किसी उद्योग से भी जुड़े होंगे, आपको लग रहा है वाकई में कि कर्मचारियों की तनख्वाह देने के बाद, किराया देने के बाद, लोन की किस्त देने के बाद व्यापारी सरवाइव कर पाएगा कि वो बिना आर्थिक पैकेज के एक बार फिर से खड़ा हो जाए? आपको ये मुमकिन लग रहा है सर?
क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को एक आर्थिक पैकेज देना चाहिए उद्योगों को पनपाने के लिए? 2 नए पैसा इन्होंने किसी मरीज को नहीं दिया भारत सरकार ने। जी विजेंद्र जी, छोटी कौड़ी नहीं दी इन्होंने। ठीक है, रामनारायण जी सुनते हैं उनको। ठीक है, रामनारायण जी उनको सुन लेते हैं। जी अभिनेश जी। विजेंद्र जी, मेरी बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं 100% सहमत हूं जी, मैं टाक साहब की बात से 100% सहमत हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे जीएसटी का पैसा 50% राज्य को मिलता है, तो बार बार रामनारायण जी ये नहीं कहें कि केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज दे। केंद्र सरकार ने तो आर्थिक पैकेज दिया भी है, लेकिन हर बात के ऊपर आप केंद्र को कोसने लग जाएंगे तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। जीएसटी माफ कर दो। निश्चित रूप से जो व्यापारी लोग हैं, जीएसटी माफ कर दो, हमें नहीं चाहिए आपको जीएसटी माफ कर दो, आपको 50% मिल रहा है ना जीएसटी का, हम तैयार हैं। आपने यहाँ से राजस्थान की विधानसभा के अंदर जीएसटी माफ का आपने प्रस्ताव पास करवा दिया होता। आपका तो बहुमत है, और आप जहां तक बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, किसने? आपने, रामनारायण जी मैं बीच में नहीं बोला, आपके तो नेता झूठ बोलने का काम करते हैं। आपके तो प्रधानमंत्री जो पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने किसानों के साथ में ठगा, नौजवानों को ठगा, और अब इस कोविड-19 के अंदर जिस तरह से आप लोग राजनीति करना चाहते हैं, आपके नेता में दम नहीं है। आपके नेता कहते कुछ है और आपके नेता करते कुछ है। बार बार भारतीय जनता पार्टी में रोक रहा हूं क्योंकि दोनों को बार बार ये कहा जा रहा है कि राजनीति मत कीजिए सर। कि हम ठीक है, अभिनेश महर्षि जी, साथ में रहकर अभिनेश महर्षि जी, अंदर राजनीति नहीं करना चाहते। अभिनेश महर्षि जी, सर जिस तरीके से राहत पैकेज दिया गया, अभिनेश महर्षि जी, सर मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप ये बताइए जिस तरीके से राहत पैकेज दिया गया, क्या कोई आर्थिक पैकेज आने वाला है उद्योगों को बचाने के लिए? क्या कोई आर्थिक पैकेज आने वाला है सर? ये बताइए। राहत पैकेज को सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास में किसी तरह का कोई रोड मैप नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हर वर्ग को छलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभिनेश महर्षि जी, सर रुकिए सर, ये भी ट्रेन अभिनेश महर्षि जी, अभिनेश महर्षि जी, ट्रेन का सर रुकिए सर, सरकार वहन करती है। अभिनेश महर्षि जी, 15% के अंदर इनकी सोनिया गांधी जी ने ये कह दिया। अरे अभिनेश महर्षि जी, सर मेरी डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए सर, मैं दोनों को म्यूट कर दूंगा। इन्होंने एक सर डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को ही म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, रेल से लेकर के आगे कितने आप यहाँ बसों से लेकर आगे, आप सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। अभिनेश महर्षि जी, अभिनेश महर्षि जी, ये इस महामारी में राजनीति करने की अभिनेश महर्षि जी, सर सुन लीजिए प्लीज। देश अभिनेश महर्षि जी, सर सुनिए जरा। हमारे सर प्रधानमंत्री जी जिस तरह से ये तो हर राज्य का व्यापारी परेशान है सर। मुख्यमंत्री बार बार अभिनेश महर्षि जी, अभिनेश महर्षि जी, अभिनेश महर्षि जी, सर सुनिए तो सर। रामनारायण जी रुक जाइए सर प्लीज। रामनारायण जी माफी के साथ मैं रुक रहा हूं सर, रुक जाइए। अभिनेश महर्षि जी, अभिनेश महर्षि जी, सर मैं पूछ रहा हूं देश का एक राज्य बताइए आप। अभिनेश महर्षि जी, मुख्यमंत्री जी ये बता, अरे सर सुन लीजिए ना सर, छोड़ दीजिए इन चीजों को। ठीक है, मैं आप दोनों को ही म्यूट कर रहा हूं, रहने दीजिए। अभिनेश महर्षि जी, सर देश का एक राज्य बता दीजिए आप मुझे जहां पर उद्योगपति इस वक्त खुश हो और जो केंद्र सरकार की तरफ नहीं देख रहा हो कि वहां से कोई राहत पैकेज मिल जाए, आर्थिक पैकेज मिल जाए। राजस्थान को छोड़ देते हैं सर, बताइए देश का एक कोई राज्य। भी कोई जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आज यदि कोई अच्छा काम केंद्र की सरकार करके इनको भेज देती है, वो श्रेय तो लेने के लिए मुख्यमंत्री जी आगे आ जाते हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा, बाद में आऊंगा सर। ठीक है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कर देंगे। ठीक है, रामनारायण जी, मुख्यमंत्री जी बता दें कि अब तक वो कितने मजदूरों को ले आए, कितनी ट्रेन से लेकर के आगे परेशान हो रहे हैं। छोड़ दीजिए सर, क्या मुख्यमंत्री को ये दिखाई नहीं देता है? रामनारायण जी, रामनारायण जी, सर जो यहाँ का उद्योग है, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं, वो तो राजस्थान सरकार से बात करेगी। ट्रेन चलेगी, मजदूर ट्रेनों में बैठने को तैयार है, सब स्टेट्स में, सब अरे सर ठीक है, छोड़ दीजिए। किशोर कुमार टांग जी, किशोर कुमार टांग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो मजदूरों की लिस्ट भी नहीं बनी है जी। अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र के 20,000 मजदूर बाहर बॉर्डर पे बैठे हैं कि रोज उद्योगपति के टेलीफोन आ रहे हैं। आपकी सरकार दिखावा करने के लिए प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों को बैठा दिया। ठीक है सर, छोड़ दीजिए। महर्षि जी आप रुक जाइए। ठीक है, अभी आप जिस विषय पे छोड़ दीजिए, अपन जिस विषय पे बात कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। किशोर जी बात कीजिए अपनी। ऐसा है साहब, अगर दोनों
सरकारों की, अगर केंद्र और राज्य की नीयत साफ है, दोनों को साथ बैठ के उनको ये चाहिए कि वो उद्योगपति हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे दूसरा व्यापारी हो, कोई भी हो, उसकी पिछले साल की बैलेंस शीट ले ले, उसका एक्सपेंडिचर अकाउंट ले ले कि भाई तूने खर्चा कितना किया पिछले साल, कि साहब पिछले साल फॉर एग्जाम्पल उसका मेरे 12 करोड़ का खर्चा है। अभी 2 महीने तो ये आपने देख ही लिया, बंद के अंदर हुआ नहीं है, आगे सुधरने में इसको आप समझ लो 1-2 महीने और लग जाएंगे। सरकार को चाहिए 6 महीने का एक्सपेंडिचर अकाउंट का जितना पैसा है जो उन्होंने पिछले साल दिखाया है वो उस उद्योगपति को, उस दुकानदार को दे दे कि भाई इसके अंदर आपका किराया भी आ गया, आपका ब्याज भी आ गया, आपका EMI भी आ गया, आपकी तनख्वाह भी आ गई, आपके बिजली का बिल भी आ गया, सारी चीज़ आ गई। ये पर नीयत दोनों की साफ होनी चाहिए, नीयत साफ नहीं है। अभी हमने एक दुकानदारों के लिए छोटी सी इनको बात कही थी कि आप जो सुरक्षा किट जो निहायत ज़रूरी है हमारे लिए वो हमें दिलाई है, तो साहब हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमने एक नया फार्मूला निकाल के इनको दिया कि साहब सारे जो 50 लाख दुकानदार हैं अपने पैसे से किट खरीद लेंगे, जिसमें टेम्परेचर गन होगी, मास्क होंगे, PP किट होगा और सैनिटाइजर का जो भी सामान होगा, क्योंकि एक छोटा दुकानदार वो सैनिटाइजर लगाए 200 रुपये की आती है। तो हमने इनको कहा आप एक हमें ये रकम बता दीजिए, लमसम आपने 10,000 रुपये बता दिया, हम ये सामान खुद जाके खरीद के ले आएंगे हमारी पसंद का, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैन पावर आपकी बच जाएगी, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, सारे व्यापारी पैसे दे देंगे, ठीक है, और 2 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा, पूरे राज्य के अंदर हर दुकान के ऊपर सुरक्षा के उपकरण हो जाएंगे। ठीक, आप ये 10,000 रुपया GST में कटवा दो, कोई गलत बात है साहब? उसमें तैयार नहीं है। अगर हम एक दिन GST का पैसा नहीं जमा कराएं तो इनके इंस्पेक्टर का टेलीफोन आ जाएगा कि आपने पैसा जमा नहीं कराया, ब्याज लगेगा, पेनल्टी लगेगी। राधेश्याम चोयल जी, राधेश्याम चोयल जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, 2 लाइन में बता दीजिए कि राजस्थान के उद्योगों को अगर बचाना है तो क्या कुछ करना है? सर सबसे पहले तो ये है कि जो इस तरह की डिबेट पे जो भटक जाते हैं तो उससे तो सॉल्यूशन मिलना नहीं है। तो अगर सॉल्यूशन पे बात करनी है तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन पे बात करनी पड़ेगी, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा जी। आज हर तरह की सजेशन, इंडस्ट्री को सरवाइव करने के सजेशन 2 लाइन में नहीं दिए जा सकते। उस पर इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, हर तरह की एसोसिएशन, इंडिया लेवल की, राजस्थान लेवल की एसोसिएशन ने अपने मेमोरेंडम भेज दिए हैं गवर्नमेंट को। उस पर जब तक काम हो तब तक के लिए कम से कम ये तो किया जाए कि जो आदेश जारी होते हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी को चेक किया जाए। एक आदेश कुछ और आता है, दूसरा आदेश कुछ और आता है, तो अधिकतर उद्यमी तो इस बात से परेशान है कि वो क्या माने क्या नहीं माने जी। और जब उसकी जानकारी के लिए वो अपने एसोसिएशन में बात करते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में बात करते हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। तो हम समझ सकते हैं कि भाई हर तरफ इस तरह का है, लेकिन कंट्रोवर्सीज इतनी ज्यादा है कि इंडस्ट्री अभी चलने की हालत में नहीं है। चलिए ठीक है, राधेश्याम जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनारायण जी आपका भी शुक्रिया, अभिनेश महर्षि जी आपका भी शुक्रिया और किशोर कुमार जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मकसद सिर्फ इतना था कि जब एक छोटा सा दुकानदार भी कोई सामान बेचता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर वो चाहे प्रदेश का हो, किसी गाँव का हो या फिर एक किसी गली का रहने वाला हो। उसको उभारने के लिए केंद्र और सरकार को, प्रदेश से सरकार को एक साथ आना होगा और कोई एक ऐसा रोड मैप बनाना पड़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते हुए उद्योगपतियों को पनवाया जा सके। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है। नमस्कार।